तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। तो आप सभी का आप ही के परिवार मैथ्स एलिवेशन पर हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन है। तो चलिए दोस्तों, आज की जो क्लास है बड़ी ही गजब क्लास है, क्योंकि सारे क्वेश्चन गजब हैं। ठीक है, बहुत ध्यान से देखते रहिएगा और नोट तो जरूर ही करने हैं ये क्वेश्चन। ठीक है, देखिए ये जो क्वेश्चन है 2025 में ही पूछा हुआ है, 3 मार्क्स में। गजब क्वेश्चन है बिल्कुल। ठीक है, देखते हैं। लैंग्वेज कितनी बड़ी है ना। क्वेश्चन है आपका, 3 सेट्स ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स हैव टू बी स्टैक्ड इन ईच अ वे such that all the books are stored subject wise and height of each stack is the same. The number of physics books is 144, the number of chemistry books is 180 and the number of mathematics books is 192. Assuming that the books are of the same thickness, determine the number of stacks of physics, chemistry and mathematics books. ठीक है, देखिए हमने इस क्वेश्चन को रीड कर लिया है। ठीक है, लेकिन रीड करना इनफ नहीं होता है क्वेश्चन करने के लिए, उसे समझना भी जरूरी होता है। अब समझिए इसे क्या कहा है। देखो क्वेश्चन में ये कहा है 3 टाइप की बुक हैं। कौन कौन सी? एक तो फिजिक्स की है, एक केमिस्ट्री की है और एक मैथमेटिक्स की है। ठीक है, 3 टाइप की बुक हैं। फिजिक्स की कितनी बुक है? देखो, द नंबर ऑफ फिजिक्स बुक्स आर 144। ठीक है, फिजिक्स की बुक कितनी है? 144, है ना। और केमिस्ट्री की जो बुक हैं वो कितनी है? 180। ठीक, और मैथमेटिक्स की जो बुक हैं वो कितनी है? 192। ठीक, ये दी है। चलो हम लिख देते हैं इस बात को। सॉल्यूशन गिवन नंबर ऑफ फिजिक्स बुक, नंबर ऑफ फिजिक्स बुक्स इक्वल्स टू 144। ठीक, उसके बाद नंबर ऑफ केमिस्ट्री बुक्स इक्वल्स टू 180। ठीक, नंबर ऑफ मैथमेटिक्स बुक्स इक्वल्स टू 192। ये गिवन है क्वेश्चन, है ना। चलो आगे पढ़ते हैं। फिर कहा है, आपको ये कहा है कि 3 टाइप की बुक हैं, है ना, और फिजिक्स की 144 ये है और इनके सेट बने हुए हैं। क्या है सेट? जैसे कि मान के चलो, एक सेट फिजिक्स की बुक का है, एक सेट मैथमेटिक्स की बुक का है, एक सेट केमिस्ट्री की बुक का है। ठीक है, 3 सेट बने हुए हैं अलग अलग सब्जेक्ट वाइज। ठीक है, अच्छा अब हमें क्या करना है? हमें ये करना है, और क्वेश्चन में ये भी दिया हुआ है कि ये मान रखा है क्वेश्चन में कि ये जितनी भी बुक हैं इन सब की थिकनेस भी सेम है और इनकी हाइट भी सेम है, ऐसा भी क्वेश्चन में माना है। तो हमें ये बताना है कि अगर इनको हम इनके क्या बनाएं? स्टैक बनाएं। क्या बनाएं? इनके स्टैक। ठीक है, ये स्टैक्स क्या बनाने हैं? इनके स्टैक्स। अब सोचोगे आप स्टैक्स क्या होते हैं? तो स्टैक होता है एक तरीके से ढेर होता है, ढेर। ठीक है, किसी चीज का ढेर मतलब किसी का ढेर जो बना देते हैं। ठीक है, किसी चीज को हम एक ही जगह इकट्ठा करते रहते हैं, उसके ऊपर 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 ऐसे करके, तो वो जो ढेर सा बन जाता है उसे स्टैक कहते हैं। ठीक है, ढेर। अच्छा, तो ये जो बुक्स हैं इनके जो सेट हैं, इन सेटों के हमें ढेर बनाने हैं, स्टैक बनाने हैं, है ना। और ऐसे बनाने हैं वो स्टैक कि उन सभी स्टैक्स की जो हाइट है वो सेम होनी चाहिए। ठीक है, देखो कहां कही है ये बात। ये रहा। ठीक है, ये कह रहा है, यहां से देखो, ये जो बुक्स हैं स्टोर्ड, इन सभी बुक को स्टोर किया गया है सब्जेक्ट वाइज, सब्जेक्ट वाइज। ठीक है, एंड हाइट ऑफ ईच स्टैक इज द सेम। हर स्टैक की हाइट सेम है। जितने भी स्टैक बनेंगे उन सब की हाइट सेम होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि फिजिक्स वाले जो स्टैक्स हैं उनकी हाइट कम है और मैथ्स वाले जो स्टैक्स हैं उनकी हाइट ज्यादा। ऐसा नहीं होना चाहिए, हाइट सबकी सेम होनी चाहिए जितने भी स्टैक बने। ठीक है, और स्टैक सब्जेक्ट वाइज बनने चाहिए। ठीक है, तो आपको हमें करना क्या है? देखो हमें करना क्या है, हमें ये करना है ना, कि हमें बनाने हैं इनके ढेर। मान के चलिए जैसे ये फिजिक्स की बुक का ढेर बन जाएगा, ऐसे समझिए,
है ना, ये इस तरीके से, ये केमिस्ट्री की बुक का और ये मैथ्स की बुक का, इस तरीके से हमें ढेर बनाने हैं। ठीक है, कितने ढेर बनेंगे, बात समझ में आ रही है आपकी? 1 2 3 4 ढेर इस तरीके से। ठीक है, लेकिन ध्यान रहे, ठीक है, सब्जेक्ट वाइज ही बनाने हैं। मान के चलो फिजिक्स का ढेर है तो इसमें सारी बुक्स फिजिक्स की ही होनी चाहिए, किसी और सब्जेक्ट की ना हो। मैथ्स वाले स्टैक में सारी बुक्स मैथ्स की हो, मैथ्स के अलावा किसी सब्जेक्ट की बुक ना हो। केमिस्ट्री वाले में केवल केमिस्ट्री की हो। ठीक है, ये सिस्टम है। क्वेश्चन समझे हो आप, है ना? चलिए, अब हमें ढेर की संख्या बतानी है, कितने ढेर बनेंगे, कितने स्टैक बनेंगे। अब एक बात सोचिए आप, ठीक है, कैसे बताएं इनको? ठीक है, इनको कैसे बताएं कि फिजिक्स के कितने स्टैक बनेंगे, केमिस्ट्री के कितने बनेंगे और मैथ्स के कितने बनेंगे, कि उनकी हाइट भी सेम हो। ठीक है, ऐसे बनाने हैं। तो एक बात समझिए, देखो अगर हमें यह पता चल जाए कि जितने भी स्टैक बन रहे हैं, समझना मेरी बात को, ठीक है, मान के चलिए 4 स्टैक बन गए। ठीक है, तो भाई साहब ये बात तय है कि हर स्टैक में सेम बुक होंगी, हर स्टैक में सेम बुक। मान के चलिए इस स्टैक में अगर 4 बुक है तो इसमें भी 4 होंगी, इसमें भी 4 होंगी, इसमें भी 4 होंगी। क्यों होंगी? क्योंकि क्वेश्चन में यह भी स्पष्ट किया हुआ है कि हर बुक की थिकनेस सेम है, हर बुक की थिकनेस सेम है। ऐसा नहीं है कि फिजिक्स की बुक मोटी है, मैथ्स की थोड़ी पतली है और केमिस्ट्री की थोड़ी और पतली है, ऐसा नहीं है। जितनी थिकनेस फिजिक्स की बुक की है उतनी ही थिकनेस केमिस्ट्री की बुक की है, उतनी ही थिकनेस मैथ्स की बुक की है। यह भी कहा है क्वेश्चन में। ठीक है, तो इस बात का मतलब यह है जितने भी स्टैक बनेंगे उनमें बुक्स की नंबर जो होंगे वो सेम ही होंगे। ठीक है, सभी में सेम सेम बुक आएंगी, है ना? चलिए, तो अब हमें करना क्या है? हमें इतना पता चल गया है कि कितने जो स्टैक बनाने हैं, हर स्टैक में सेम बुक होंगी, हमें ये बात पता चल गया है। ठीक है, अब अगर हमें ये बात पता चल जाती है, ठीक है, कि हर स्टैक में कितनी बुक आनी है, तो क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, अगर हमें ये बात पता चल जाए कि हर स्टैक में कितनी बुक आनी है तो क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हर स्टैक में सेम बुक आनी है। ठीक है, अब देखो ध्यान से हम जो कह रहे हैं, ठीक है, सेम सेम बुक आनी है, बिल्कुल सेम सेम बुक, है ना? देखिए बहुत ही प्यार से देखो, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, क्वेश्चन को ऐसा नहीं कि क्वेश्चन हो गया, आंसर भी आ गया, लेकिन हमारे क्लियर है ही नहीं कि हमने किया क्यों ऐसे। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो कर रहे हैं वो हमें पता होना चाहिए कि ये क्यों कर रहे हैं। ठीक है, मैथ्स तो ऐसे ही होता है। देखो, अब देखो एक काम करते हैं, हम इनके करते हैं फैक्टर। क्या करते हैं हम? इनके फैक्टर। ठीक है, इसके फैक्टर करते हैं हम 12 12 जा 144। ठीक है, इसके फैक्टर करते हैं 12, है ना, 12 1 जा और 12 5 जा। ठीक, इसके फैक्टर करते हैं 12 1 जा, ठीक है, और 12 6 जा, है ना? ये इनके फैक्टर हो गए हैं। ठीक है, अब क्योंकि हर स्टैक में बुक सेम होनी चाहिए, हर स्टैक में सेम बुक होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा, हम अब ये निकाल रहे हैं कि एक स्टैक में कितनी बुक आएंगी, एक स्टैक में कितनी बुक आएंगी। अब देखिए 12 यहां भी कॉमन है ना, 12 यहां भी कॉमन है और 12 यहां भी कॉमन है। ठीक है, इस बात का मतलब यह हुआ कि एक स्टैक में कितनी बुक आनी चाहिए? 12, हर स्टैक में 12 बुक आनी चाहिए, तो बात बन जाएगी। ठीक है, हर स्टैक में 12 बुक आनी चाहिए, है ना? तो देखिए जो इनका एचसीएफ है तो हम क्या लिखेंगे, है ना, नंबर ऑफ बुक्स, नंबर ऑफ बुक्स इन ईच स्टैक। ठीक है, नंबर ऑफ बुक्स इन ईच स्टैक, हर स्टैक में बुक्स की संख्या कितनी होगी। ठीक है, तो वो क्या होगी? HCF ऑफ 144 180 एंड 192 इक्वल्स टू 12। ठीक है, हर स्टैक में बुक्स की संख्या कितनी है? 12। ठीक है, जितने भी स्टैक बनेंगे हर स्टैक में 12 बुक होंगी। समझ गए आप? ठीक है, बस तो अब क्या दिक्कत है? ठीक है, अब क्या करोगे आप? देखिए
अब करोगे, हमें बतानी है कि फिजिक्स की जो बुक्स हैं उनके कितने स्टैक बनेंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ स्टैक्स ऑफ फिजिक्स बुक, फिजिक्स बुक्स। ठीक है, फिजिक्स की बुक्स के कितने स्टैक बनेंगे, तो जितनी फिजिक्स की बुक हैं, ठीक है, उसमें डिवाइड करना है किससे, 12 से। डिवाइड करना है 12 से, तो कितनी बार, 12। इसका मतलब जो फिजिक्स की बुक्स हैं उनके कितने स्टैक बनेंगे, 12। आगे, नंबर ऑफ स्टैक्स ऑफ केमिस्ट्री बुक्स, तो जो केमिस्ट्री की बुक हैं उसको भी 12 से डिवाइड करना है, तो क्या आ जाएगा आंसर, 15। ठीक है, नंबर ऑफ स्टैक्स है ना ऑफ मैथमेटिक्स बुक्स, तो 192 को डिवाइड करना है 12 से, कितना आ जाएगा, 16। ठीक है जी, है ना, यही आपका क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। तो बड़ा प्यारा क्वेश्चन था, समझ में आई बात। फिजिक्स की बुक के इतने स्टैक बनेंगे, केमिस्ट्री के इतने बनेंगे और मैथ्स के इतने बनेंगे। देखो सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन क्वेश्चन की लैंग्वेज, ठीक है, सिंपल तब है जब क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आ जाती है। ठीक है, तो ये था आपका आंसर। क्वेश्चन नोट कर लेना दोस्तों, और अभी भी क्लियर ना हो तो आप हमें कमेंट में बता देना, फिर एक्सप्लेन कर देंगे, डोंट वरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 बेहतरीन है, ये भी 25 में ही आया हुआ है, 3 मार्क्स में। लैंग्वेज आप खुद देख लीजिए, पता चल जाएगा कैसा क्वेश्चन है। ठीक है, समझिए ध्यान से। लेट पी क्यू आर बी 3 डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स। ठीक है, डिस्टिंक्ट मतलब होता है डिफरेंट। ठीक है, मतलब पी क्यू आर 3 प्राइम नंबर है, वो भी डिफरेंट है। ठीक है, सेम नहीं है, अलग अलग है तीनों प्राइम नंबर। चेक वेदर पी क्यू आर प्लस क्यू इज अ कंपोजिट नंबर और नोट। ठीक है, दिया है कि अगर पी क्यू आर तीनों डिफरेंट प्राइम नंबर्स हों तो चेक करके बताइए कि क्या पी क्यू आर प्लस क्यू एक कंपोजिट नंबर है या फिर नहीं है। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर है या नहीं। ठीक है, पहले ये करना है, फिर उसके बाद आगे की बात है। पहले क्वेश्चन को इतना ही सोल्व कर लेते हैं। सबसे पहले ये बात की बात है, 2 पार्टों में दिया है क्वेश्चन। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन। देखो, गिवन नंबर, गिवन नंबर, जो नंबर दिया है वो क्या है हमारा, P Q R प्लस Q, है ना, ये नंबर दिया हुआ है। ठीक, अब यहां से हम क्या कर सकते हैं बताइए। यहां से हम Q कॉमन ले सकते हैं। क्या कॉमन ले सकते हैं, Q कॉमन आ गया तो क्या बचा फिर, PR प्लस 1। ठीक है, ये बचा। अब एक बात बताइए, ये जो है ये इस नंबर के फैक्टर हैं, ये इस नंबर के फैक्टर हैं, और 1 भी लिख सकते हैं, इनके मल्टीप्लाई में हम 1 भी लिख सकते हैं। लिख सकते हैं नहीं, ठीक है, चलिए लिखते हैं हम पहले, है ना, लिखो बिकॉज फैक्टर्स ऑफ द नंबर इक्वल्स टू 1 हो गया, क्यू हो गया, और पी आर प्लस 1 हो गया। ठीक है, मतलब इस नंबर के 3 फैक्टर हैं, 1 2 3। और हमने आपको क्या बता रखा है कि अगर किसी नंबर के मोर देन 2 फैक्टर हैं तो वो नंबर फिर कंपोजिट नंबर होता है, प्राइम नंबर नहीं होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो नंबर है ये एक कंपोजिट नंबर है। क्या लिख सकते हैं, ये कंपोजिट नंबर। ठीक है, लिख दीजिए यहां पर, क्या लिखोगे, बिकॉज फैक्टर ऑफ गिवन नंबर आर मोर देन 2। ठीक है, इसलिए पी क्यू आर प्लस क्यू इज आ कंपोजिट नंबर। ठीक है जी,
क्वेश्चन में ये बोला था कि चेक करके बताओ कि ये कंपोजिट नंबर है या नहीं, तो ये कंपोजिट नंबर है। ठीक है, आधा क्वेश्चन सोल्व हो गया है। ठीक है, कोई दिक्कत क्लियर है सभी के? चलिए अब आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन इधर कर लेते हैं, है ना, इधर कर लेते हैं आगे वाला क्वेश्चन, है ना। अब आधा क्वेश्चन क्या है आगे, कहा है फर्दर गिव एन एग्जाम्पल फॉर 3 डिस्टिंक्ट प्राइम्स पी क्यू आर सच दैट इतना इज अ कंपोजिट नंबर, इतना इज अ प्राइम नंबर। ठीक है, अब जो आपका फर्स्ट पार्ट है उसमें यह कहा है कि पी क्यू आर तीनों प्राइम नंबर हैं। अब तीनों को 3 ऐसे प्राइम नंबर लेने हैं कि अगर उन्हें यहां पर रखें तो ये पूरा का पूरा एक कंपोजिट नंबर बन जाए। ठीक है, फिर सेकंड पार्ट में ये तीनों ऐसे ही नंबर लेने हैं कि अगर उन्हें यहां पर रखें तो वो प्राइम नंबर बन जाए। ठीक है, मतलब ये दोनों पार्ट अलग अलग हैं, सुन लेना। ठीक है, ये दोनों पार्ट अलग अलग हैं। फर्स्ट पार्ट देखते हैं, फर्स्ट पार्ट। ठीक है, पी क्यू आर लेट, मान लेते हैं जो पी की वैल्यू है, पी की वैल्यू अगर हम 3 लें, ठीक है, पी की वैल्यू 3 लें और क्यू की वैल्यू 5 लें, और है ना, पी की वैल्यू 3, क्यू की वैल्यू 5 और आर की वैल्यू 7 लें, सारे प्राइम नंबर लेने हैं और वो भी डिफरेंट। ठीक है, हमने ये 3 नंबर मान लिए हैं प्राइम नंबर। ठीक है, अब तीनों को यहां रखकर देखिए कंपोजिट नंबर आता है नहीं आता है। ठीक है, क्या पी क्यू आर प्लस 1। ठीक है, तो 3 गुणा 5 गुणा 7 प्लस 1, तो 3 पंजे 15 सत्ते 105 और 1 106, 106। अब आप बता दीजिए क्या 106 कंपोजिट नंबर नहीं है क्या? कंपोजिट नंबर ही है, सीधी बात है। इसका मतलब ये हमारा पार्ट हो गया है। इसने कहा था कि 3 ऐसे प्राइम नंबर लीजिए, ठीक है, डिफरेंट, कि उन्हें यहां रखने पर कंपोजिट नंबर आ जाए, तो बिल्कुल ओके है, कंपोजिट नंबर ही है। सेकंड पार्ट, अब इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, अब सेकंड पार्ट में कहा है कि अब तीनों नंबर ये पी क्यू आर जो है, ठीक है, अब ये मत समझना पी क्यू आर जो ऊपर है वही यहां होंगे, नहीं, अगर जो ऊपर है वही यहां होंगे तो फिर ये क्वेश्चन कैसे हो जाएगा? ठीक है, अब हमें अलग लेने हैं। ठीक है, जो पहले लिए थे उनसे अलग लेने हैं। ठीक है, कुछ भी लो लेकिन यहां रखने पर क्या बनना चाहिए? प्राइम नंबर। ठीक है, तो अब हम एक काम करते हैं, लेट पी की वैल्यू 2 ले लेते हैं, है ना, क्यू की वैल्यू 3 ले लेते हैं और आर की वैल्यू 5 ले लेते हैं। ठीक है, आर की वैल्यू क्या ले लेते हैं? 5। ठीक, अब यहां पर रखते हैं P क्यू आर प्लस 1, तो 2 इंटू 3 इंटू 5 प्लस 1। ठीक है, करिए, 2 3 जा 6 5 जा 30 और 1 31, 31। ठीक है, तो ये क्या आ गया है? आपका प्राइम नंबर आ गया है। क्या आ गया है? प्राइम नंबर, और यही बोला था, है ना, और ये क्या आ गया था? आपका कंपोजिट नंबर, है ना। तो दोनों बातें क्या हो चुकी है हमारी? प्रूफ। ठीक है, और ये आपका क्वेश्चन हो चुका है कंप्लीट। ठीक है, तो था बिल्कुल यूनिक सा क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूं बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ठीक है, ओके, नोट आप कर रहे होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 2024 का है, 3 मार्क्स का ये भी है ना। A school has invited 42 मैथमेटिक्स टीचर, 56 फिजिक्स टीचर, 42 मैथमेटिक्स टीचर हैं और 56 फिजिक्स टीचर हैं, और जो 70 हैं वो केमिस्ट्री टीचर हैं। समझ गए? ठीक है, टू अटेंड अ साइंस वर्कशॉप, मतलब एक स्कूल में साइंस वर्कशॉप है। ठीक है, जो प्रदर्शनी होती है, ठीक है, प्रदर्शनी होती है, वहां मेला टाइप लगता है एक तरीके से, समझिए। ठीक है, ऐसा, तो साइंस वर्कशॉप है एक स्कूल में, और उस स्कूल ने इनवाइट किया है 3 टाइप के टीचर्स को, फिजिक्स के टीचर्स, मैथ के टीचर और केमिस्ट्री के टीचर। ठीक है, फिजिक्स मैथमेटिक्स के कितने टीचर हैं? 42, फिजिक्स के 56 और केमिस्ट्री के 70 टीचर हैं। ठीक है, इन सबको
इनवाइट किया है एक स्कूल ने। चलिए आगे क्या बोला है फिर, फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ टेबल्स, फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ टेबल्स रिक्वायर्ड इफ द सेम नंबर ऑफ टीचर्स आर टू सिट एट अ टेबल एंड ईच टेबल इज ऑक्यूपाइड बाय टीचर्स ऑफ द सेम सब्जेक्ट। ठीक है, देखो क्वेश्चन रीड कर लिया है, समझ लीजिए कहा क्या है। देखो दिया क्या है, गिवन नंबर ऑफ मैथमेटिक्स टीचर, नंबर ऑफ मैथमेटिक्स टीचर 42। ठीक है, नंबर ऑफ मैथमेटिक्स टीचर इक्वल्स टू 42। मैथमेटिक्स के टीचर 42 है, फिजिक्स के टीचर, नंबर ऑफ फिजिक्स टीचर्स 56, नंबर ऑफ केमिस्ट्री टीचर इक्वल्स टू 70। ठीक है, ये दिया हुआ है, इन सबको इनवाइट किया हुआ है। अब क्या करना है हमें, कहा है फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ टेबल्स रिक्वायर्ड। ठीक है, कम से कम कितनी टेबल चाहिए। अब एक बात बताइए, जब किसी दूसरे को बुलाया है तो उसे बैठाने के लिए भी तो कुछ चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछा है कि ये जो सारे टीचर आए हैं उस स्कूल में साइंस वर्कशॉप को अटेंड जो किया है इन सभी ने, इनको बैठाने के लिए जो टेबल हैं तो कम से कम कितनी टेबल चाहिए इन सबको बैठाने के लिए। आगे सुनिए क्या कहा है। ठीक है, इफ द सेम नंबर ऑफ टीचर्स आर टू सिट एट अ टेबल। ठीक है, जितनी भी टेबल हैं हर टेबल पर जो टीचर्स हैं वो इक्वल बैठे हुए हैं। अब सोचोगे आप एक टेबल पर, ठीक है, टेबल कुछ इस तरीके की है, समझना ध्यान से, ऐसी टेबल हैं जैसे राउंड टेबल होते हैं ऐसे। ठीक है, और यहां बैठे हैं टीचर ऐसा समझिए आप। ठीक है, कि एक टेबल है, इस पे जैसे मान के चलिए कितने टीचर बैठे हैं, 3 3 6 और 2 8 टीचर बैठे हैं। ऐसी दूसरी टेबल है, उस पर भी 8, तीसरी टेबल पर भी 8, चौथी टेबल पर भी 8, ऐसे, मतलब समझ गए आप। ठीक है, तो ऐसी कितनी टेबल्स की जरूरत होगी जिन पर ये सारे टीचर्स आ जाएं और हर टेबल पर टीचर्स की जो संख्या है वो बिल्कुल इक्वल है। अगर पहली मेज पर 8 टीचर हैं तो दूसरी पर भी 8, तीसरी पर भी 8, जितनी भी टेबल्स हैं सभी पर 8 टीचर बैठाने हैं। ये बात क्लियर है। और क्या बोला है, और ये भी कहा है एंड ईच टेबल इज ऑक्यूपाइड बाय टीचर्स ऑफ द सेम सब्जेक्ट। और ये भी बात बोली है कि हर टेबल पर सेम सब्जेक्ट के टीचर होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि जैसे ये टेबल है 3 टीचर मैथ के बैठा दिए, 3 फिजिक्स के और 2 केमिस्ट्री के, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस टेबल पर अगर फिजिक्स के टीचर है तो सारे फिजिक्स के होने चाहिए। ठीक है, हर टेबल पर सेम सब्जेक्ट के टीचर होने चाहिए। क्लियर है बात। ठीक है, अच्छा अब जो क्वेश्चन हमने अभी पीछे कराया है, जो अभी पीछे के 2 क्वेश्चन कराए हैं अभी इसी क्लास में, ठीक है, वो ये क्वेश्चन और वो क्वेश्चन बिलोंग करते हैं, एक दूसरे को बिलोंग करते हैं। ठीक है, अब क्या है, देखो हमें क्या बताना है ना, कि जो हर टेबल पर सेम टीचर होने चाहिए, है ना। तो एक बात बताइए, ठीक है, मैथमेटिक्स के कितने टीचर हैं, 42। अगर हमें यह पता चल जाए कि एक टेबल पर कितने टीचर बैठाने हैं तो हमें फिर यह भी पता चल जाएगा कि टेबल्स कितनी चाहिए। ठीक है, अगर यह पता चल जाए कि एक टेबल पर कितने टीचर बैठाने हैं, अब वही बात आती है। ठीक है, हर टेबल पर सेम टीचर होने चाहिए। इसका मतलब यह हुआ एक टेबल पर जो टीचर्स की संख्या होगी वो किसके इक्वल होगी, इन तीनों के HCF के इक्वल होगी। किसके इक्वल होगी, इन तीनों के HCF के। तो इनका HCF निकालते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 42 के फैक्टर करते हैं, 14 3 जा 42, 14 4 जा 56 और 14 5 जा 70। ठीक है, ये हो गया। अब भाई तीनों में क्या कॉमन है, ठीक है, जल्दी बताइए तीनों में क्या कॉमन है। 14 यहां भी है, यहां भी है और यहां भी है। इसका मतलब इन तीनों का HCF 14 है। तो आप कह सकते हो कि नंबर ऑफ
टीचर्स, number of teachers sit, number of teachers sit at, number of teachers sit at each table, ठीक है। नंबर ऑफ टीचर्स सिट एट ईच टेबल, ठीक है, एक टेबल पर बैठने वाले टीचर्स की संख्या क्या होगी, HCF ऑफ 42, 56 एंड 70, ठीक है, इन तीनों के HCF के बराबर होगी। और इन तीनों का HCF क्या है, 14। क्या है इन तीनों का HCF, 14। इसका मतलब जितनी भी टेबल हैं उनमें से हर टेबल पर 14 टीचर्स बैठते हैं, ठीक है, 14 टीचर्स। तो हमें बताना है, टीचर्स की संख्या बतानी है, ठीक है, तो बता दीजिए। इसीलिए मिनिमम नंबर ऑफ टेबल्स, ठीक है, मिनिमम नंबर्स ऑफ टेबल्स क्या होंगे, ठीक है। मैथ्स के कितने टीचर थे, 42। मैथ्स के कितने टीचर थे, 42, ठीक है। अब क्योंकि एक टेबल पर कितने टीचर्स आते हैं, 14, तो इन 42 जो ये टीचर्स हैं इनको बैठने के लिए कितनी टेबल की जरूरत होगी, 14 से डिवाइड करना है, ठीक है, प्लस, है ना, 56 को भी 14 से डिवाइड करना है, प्लस 70 को भी 14 से डिवाइड करना है। बात समझ में आ गई आपके, ठीक है। तो 14 से कितनी बार जाएगा, 3, 14 से 4 और 14 से 5, तो कितने नंबर हो गए हैं टोटल, 3 + 4 + 5, ठीक है, 3, 4, 7 और 5 12, ठीक है, 3 + 4 + 5 12, ओके। यही आपका क्या है, आंसर। इसका मतलब उन सभी टीचर्स को बैठने के लिए 12 टेबल्स चाहिए ही चाहिए, ताकि वो आराम से बैठ पाए। तो 12 टेबल चाहिएंगी, ठीक है। हर टेबल पर कितने टीचर्स बैठे हैं, 14 टेबल, 14 मतलब, ठीक है। तो ये था आपका सॉल्यूशन। उम्मीद करता हूं क्लियर होंगे आज के सारे क्वेश्चन, ठीक है। तो दोस्तों आज की क्लास को यही विराम देते हैं। रीजन क्या है, मन तो ऐसा करता है कि कराते रहें, लेकिन वीडियो ज्यादा लेंथी ना हो जाए, कभी आप देखने में आपको दिक्कत हो, इसीलिए उसका भी ध्यान धरना पड़ता है, ठीक है। तो ये आज की क्लास के ये क्वेश्चन थे, ठीक है। कमेंट करके जरूर बताना कि क्वेश्चन कैसे थे और आपको कैसे लगे, ठीक है। तो कल फिर से मुलाकात करते हैं ऐसे ही गजब क्वेश्चन के साथ। दोस्तों भूलिएगा नहीं, क्लास मिस मत करना, डेली क्लास लेनी है, डेली आपके लिए आएंगे चाहे कुछ भी हो, ठीक है। और अगर क्लास में आनंद आया हो, अच्छी लगी हो, तो प्लीज दोस्तों लाइक करें, प्यारा सा कमेंट करें और शेयर कर दें, ताकि और भी हम पता चल जाए और बच्चों को भी कि हाँ यार, ठीक है, और भी इस चीज का प्रॉफिट ले सकें, ठीक है। चलिए दोस्तों, धन्यवाद।